हेलो दोस्तों, आई एम नाउ। और हम उसी सीक्वेंस में कंटिन्यू करेंगे जो चल रहा था पॉलिटी। पॉलिटी में दो चीजें चली हैं। पहला जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था एम लक्ष्मीकांत सर की बुक। क्लियर। लेकिन फिर एक बात ये आई कि बुक तो कवर हो जाएगी, क्लियर है, बट कॉन्सेप्ट कैसे रेडी होंगे। कॉन्सेप्ट कैसे रेडी होंगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो आप एक्सेस कर लें, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक भी मिल जाएगी आपको, और आपको कॉन्सेप्ट्स के भी क्लासेस मिल जाएंगे। क्लियर है। एक और क्लास चालू हुई है जो है इकोनॉमिक्स, उसकी दो क्लासेस अभी आई हैं। इकोनॉमिक्स की कितनी क्लासेस आई हैं? केवल 2 क्लासेस अभी आई हुई हैं। तो आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स आपकी बेसिक से रेडी हो तो भी जाकर प्ले लिस्ट में एक्सेस कर लीजिए। क्लियर है। तो ये थी बात इंफॉर्मेशन की। और हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, मेरे लिए न सही लेकिन आपके लिए जो रात दिन 4 बंदे जग रहे हैं, आपके लिए पीपीटी रेडी कर रहे हैं, कंटेंट तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, मेहनत कर रहे हैं, राइट। उन लोग मेहनत के लिए यार एक बार जरूर ना सब लोग जुड़ जाओ, है ना। शेयर वगैरह करना मत भूला करो। अब ये बात बार बार बोलने तो होती नहीं है, अगर यही बोलते रहेंगे तो हो गया, फिर पढ़ा चुके, है ना। तो बात को ध्यान दो, मेरे लिए ना सही उन बंदों के लिए जो आपके साथ लगे हुए हैं, आपके लिए लगे हुए हैं, मेरे लिए नहीं। मैंने सीधे उन्हें बोला अगर कुछ करना है तो बच्चों के लिए करो, मेरे लिए मत करना। क्लियर है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम सीधे देखेंगे कि प्रस्तावना का जो मूल भाषा रही उसमें क्या डिफाइन किया गया है, क्या बातें हुई हैं। क्योंकि प्रस्तावना के अंदर आपको 5 उद्देश्य नजर आएंगे। क्या? 5 उद्देश्य और 4 आकांक्षाएं नजर आएंगी। और जो ये आकांक्षाएं और उद्देश्य जिसके समझ में आ गई, जिसके समझ में आ गई, 100% मान लेना उसे प्रस्तावना से आने वाले क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो प्रीलिम्स में लिखना हो और चाहे उसे मेंस में लिखना हो, कहीं भी कोड करना हो, चाहे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए चाहे मेंस में आए। क्लियर है। इस क्लास के बाद जो एम लक्ष्मीकांत सर की बुक में 4th चैप्टर प्रस्तावना का वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस में सारी क्लासेस चलेंगी कि पहले कॉन्सेप्ट क्लास फिर बुक की क्लास। क्लियर है। तो बढ़े आगे। अब देखो, जो संविधान की शुरुआत हुई वो कहां से है? 6 दिसंबर 1946। बात समझ आ रही है? 6 दिसंबर 1946। और बाकी अगर संविधान के बारे में डेप्थ में पढ़ना है तो चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से, और इसका कॉन्सेप्ट क्लास भी कंप्लीट हो गया है, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। क्लियर है। प्ले लिस्ट आप एक्सेस करिए, आपको मिल जाएगी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ ये कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल है, जिससे कंप्लीट करनी है विद ऑप्शनल वो जुड़ सकता है विद ऑप्शनल। अब ये कौन कौन से ऑप्शनल होंगे वो हम अभी बता देंगे। क्लियर है क्या ये बात? अब उसके बाद जब उद्देश्य प्रस्ताव कब आता है? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आता है। और उस उद्देश्य प्रस्ताव की बातें संविधान सभा एनालाइज करती है और उसे संविधान में अंगीकृत किया जाता है। तो संविधान में हमारे पास 5 उद्देश्य हैं और 4 आकांक्षाएं शामिल हैं। हमारे पास 5 पर्पज और 4 विश। क्लियर है। 5 उद्देश्य और 4 आकांक्षाएं। आई बात समझ में? तो पहला उद्देश्य क्या है हमारे संविधान सभा का? देखिए, संविधान में प्रस्तावना का हम क्या बोलते हैं? हम भारत के लोग भारत को एक, ये हमारा ड्रीम है, ये हमारा ड्रीम था, संविधान सभा का ड्रीम था
हमारे देश के नेताओं का ड्रीम था कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। तो मीनिंग क्या, हम भारत के लोग भारत को एक कैसा संपूर्ण संप्रभु, बात समझ आ रही है, कैसा संपूर्ण संप्रभु, यानी कि संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन, कोई भी अदर नेशन हमारे कंट्री पे अपने रूल एंड रेगुलेशन नहीं लगा सकता। रूल एंड रेगुलेशन लागू नहीं कर सकता हमारे देश के अंदर। क्या ये बात क्लियर है? तो संपूर्ण संप्रभु समाजवादी, यानी कि हमारे देश के अंदर समाजवादी जो गुण है, क्योंकि ये जो वर्ड है ये आया कब 42 में संविधान संशोधन, अधिनियम 1976 से। क्लियर है? तो एक बात ये सोचिए कि क्या 1976 के पहले, हल्का सा डेप्थ में एनालाइज कीजिए चीजों को, जिससे आपके आंसर्स में क्वालिटी आएगी। क्वांटिटी तो है ही आपके पास, दे ही रहे हैं, क्वांटिटी में कमी तो नहीं है ना। कमी पड़े कमेंट में बता देना और बढ़ा देंगे, जो चाहिए बता देना। लेकिन एक क्वालिटी कब आएगी आंसर में? क्वालिटी तब आएगी कि जब आपको बात पता होगी, उन वर्ड की मीनिंग क्लियर होगी। तो क्या समाजवादी का जो गुण है, वो समाजवादी का गुण पहले नहीं था 1976 से? था ना? क्लियर है? था कि नहीं था? 1976 के पहले था। दूसरी बात क्या थी? 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, तो 1976 का क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। तो उससे पहले हमारा देश समाजवादी नहीं था? था। क्यों? क्योंकि 1975 में कंट्री के अंदर डीपीएसपी आ चुकी थी, संविधान के अंदर आयरलैंड से ले आए थे। तो यानी कि क्या जो डीपीएसपी है उनमें समाजवादी का गुण नहीं है? क्या उनमें समाजवादी का गुण नहीं है? है ना? क्या ये बात क्लियर है? डीपीएसपी आयरलैंड से लाई गई 1975 में, क्या समाजवादी गुण नहीं था? था। तो क्या 1976 के बाद समाजवादिता आती है देश के अंदर? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने को बोलता है क्वेश्चन कि आप क्रिटिकल एनालाइज करिए, तो जब क्रिटिकल एनालिसिस की बातें आए तब आपको इन पॉइंट ऑफ व्यू को अपने से रखने होंगे। जब वो बोलेगा कि 42वां संविधान संशोधन से समाजवादी शब्द को जोड़ा जाता है, क्या देश के संविधान के अंदर इस शब्द से पहले समाजवादिता का गुण नहीं था? विश्लेषण कीजिए। तो था। इसके आने से ही नहीं हुआ, पहले भी था, आज भी है। क्लियर है? तो अब ढेर सारी बातों को लेकर के आप आंसर दे सकते हो कि डीपीएसपी में हमारे समाजवादी गुण रहे हैं, हमारे जो नेता रहे हैं वो समाजवादी सोच के रहे हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी सोच के नेता थे। क्लियर है? जो थर्ड हमारा उद्देश्य है वो है पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। बात समझ आ रही? धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है ये वर्ड।
देखो, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में डिफरेंस होता है। मैं एक बात ये बता दूं, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों शब्दों में डिफरेंस है, क्योंकि जो धर्म है ना वो एक ब्रॉड थॉट है, एक ब्रॉड अप्रोच है, एक ब्रॉड अवधारणा है। बात समझ आ रही है? और जो पंथ है वो एक स्मॉल अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? स्मॉल अवधारणा। क्लियर है? तो धर्म बहुत सारी चीजों पर डिपेंड होता है, लेकिन पंथ केवल एक आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है। एक आइडियोलॉजी होती है, एक माइंडसेट होता है, कुछ लोगों के माइंडसेट में आया हमें ऐसा मानना चाहिए, उन लोगों ने मानना चालू किया, एक ग्रुप क्रिएट हुआ, पंथ बन गया। आप धर्म नहीं बना सकते जल्दी। तो जो संविधान के अंदर वर्णित वर्ड है वो है पंथ निरपेक्ष, ना कि धर्म निरपेक्ष। हम लोग जो सेकुलरिज्म का झंडा फहराते हैं ना, पहले उस सेकुलरिज्म का सही से मीनिंग ही पता नहीं है कि सही से मीनिंग डिफाइन हो। क्लियर है? आई होप बात क्लियर होगी। आगे बढ़े। नेक्स्ट है गणतंत्रात्मक, यानी जो हमारे पहले देश के आजाद होने से पहले प्रोविंशियल स्टेट थी ना, त्रावणकोर थी, हैदराबाद थी, जम्मू कश्मीर था। जो प्रोविंशियल स्टेट थी, उन प्रोविंशियल स्टेट को क्या किया गया, ला करके एक स्टेट बना दिया गया, यानी कि सभी के सभी एक साथ आकर के जुड़ेंगे। जो छोटे छोटे गण हैं इनका एक तंत्र क्रिएट किया जाए, ये हमारी संविधान सभा का उद्देश्य था। और गणराज्य बनाएंगे, यानी कि एक ऐसा स्टेट स्टेबल करेंगे जिससे अलग न किया जा सके। क्लियर है? पाकिस्तान के अलग होने के बाद एक ऐसी अवधारणा लाई गई कि अब इस देश को अलग न किया जा सके, लेकिन तब भी क्या होता है, आजकल देश के अंदर देखते हो भारत तेरे टुकड़े होंगे, राइट? तो ऐसी चीजों को बढ़ावा देना, ऐसी चीजों को बढ़ावा मिलना संविधान के प्रस्तावना के अगेंस्ट है। जो हमारी आत्मा है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, यानी उसकी अवधारणा के खिलाफ चले जाते हैं लोग और बोलेंगे कि हम संविधान जानते हैं, संविधान के ज्ञानी बन जाएंगे, ज्ञाता बन जाते हैं, बताएंगे कैसा है संविधान हमारा, वैसा है संविधान, लचीला है, कठोर है, ऐसे संशोधन कर सकते हैं, वैसे संशोधन कर सकते हैं। 50 ज्ञान की बातें होती हैं, लेकिन संविधान की सोल में क्या गुण प्रेजेंट है, ये पूरी गुणों का मीनिंग नहीं पता होता ढंग से। क्या बात क्लियर है? तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, ये कसम हम खाते हैं। किसमें? किसमें? प्रस्तावना में। 26 जनवरी आती है ना, हाँ हम भारत के लोग। तो जो आप कसम खाते हो ना, उस कसम का मीनिंग पता होना चाहिए। हर एक वर्ड का एक अलग मीनिंग है, एक अलग इतिहास है। क्या क्लियर है ये बात? क्लियर है क्या ये बात? आगे बढ़। अब देखो, ये तो हो गए गुण, उद्देश्य हो गए। अब इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए कुछ तो चाहिए, तब वो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब हमें अगर एक ऐसा गणतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है, संपूर्ण संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक राज्य बनाना है, तो उस राज्य को बनाने के लिए समस्त नागरिकों को क्या मिलना चाहिए? न्याय। सबसे पहला क्या? न्याय। कैसा न्याय? सामाजिक न्याय। यानी कि समाज के अंदर चाहे वो कोई अपर कास्ट हो, चाहे वो कोई लोअर हो, चाहे वो कोई मिडिल हो, बात समझ में आ रही है? चाहे वो कोई मिडिल हो, सभी को क्या है,
एक इक्वालिटी का राइट होगा, एक सोशल राइट होगा कि वो कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी खा सकता है, कहीं भी रह सकता है। उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी टाइप का, ना राज्य करेगा ना कोई और करेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ना राज्य करेगा और ना ही कोई और करेगा। आगे बढ़े। अब देखो, ये बात होगी सामाजिक गुण की। जो सेकेंड बात आती है वो आती है आर्थिक। यानी आर्थिक में क्या क्या बातें? पहली बात, आर्थिक के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए लोगों के पास। यानी राज्य क्या करेगा, जब राज्य बनेगा तो वहां पे लोगों के साथ कभी भी अवसर को लेकर के असमानता नहीं होनी चाहिए। यानी कैसी असमानता? जैसे पहले होता था राजा का बेटा राजा, वो चीज अब यहां नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अगर आप में हुनर है, अगर आप उस पोस्ट के कैपेबल हो, अगर आपको लगता है कि आप उस पोस्ट को ले जा सकते हो, तो न तो सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ होगा, न ही आपके साथ आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन होगा। जब ये चीजें नहीं होंगी तभी आपका जो सपना है, जो प्रस्तावना में एक माइंडसेट था संविधान सभा का, जो एक उद्देश्य था संविधान निर्माताओं का, तब पूरा होगा। जो थर्ड है, किसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल राइट। क्लियर है? तो राजनीतिक न्याय होना चाहिए और एक न्यायपरक संविधान सभा के अकॉर्डिंग उस न्यायपरक जो समाज की कल्पना की गई थी इंडिया के अंदर, क्या आज स्टेबल हो पाई है या नहीं? आप लोग सोचिएगा, मुझे बताइएगा। क्लियर है? कमेंट में बोल दीजिएगा मुझे। अब देखिए, दूसरी आकांक्षा क्या है पूरा करने के लिए? स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंसी। किस किस चीज की स्वतंत्रता? पहला है विचार की स्वतंत्रता। किसकी? विचार की, यानी थॉट की। क्लियर है? दूसरी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैं आजाद हूं, मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा है, कई साल से पढ़ा रहे हैं, तो मेरे पास अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरे पास मेरे विचारों की आजादी है, मेरे पास मेरे विश्वास की आजादी है। मैं किसी को भी मानूं, मैं किसी भी धर्म को मानूं, मैं किसी भी पंथ को मानूं। क्लियर है? मेरे पास धर्म की स्वतंत्रता है, मेरे पास उपासना की स्वतंत्रता है। यानी कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25, यानी यहां पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और यहां मुझे धर्म को अबाध रूप से मानने से रोका नहीं जाएगा। ये कल्पना थी संविधान सभा की। क्लियर है? इतनी सुंदर थी हमारी प्रस्तावना, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो एक अपने लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। वहां किसी की भी अभिव्यक्ति चली जाए, विचार चले जाए, वो कंट्री एक तरह से पूरे एक ही धर्म में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। आप एक एग्जाम्पल पर्सिया भी ले सकते हो। लेकिन उन सारी चीजों को अवॉइड करके हमारी संविधान सभा एक कैसे समाज की कल्पना करती है? समाजवादी समाज की कल्पना करती है। कैसे? समाजवादी समाज की कल्पना कौन करती है? संविधान सभा। और उसमें प्रस्तावना में बात डाली जाती है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब देखो, अब समता होनी चाहिए लोगों के पास। किस चीज की? प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की समता। और दूसरा अवसर की। वही बोलना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आपके अंदर हुनर है तो यू आर द किंग।
आपके अंदर स्किल है, यू आर द बॉस, यू आर द, क्लियर है। तो आप जिस लायक हो आपको वो चीज मिलेगी। आगे बढ़े। बंधुता, तो किस किस चीज की बंधुता चाहिए भैया? व्यक्ति की गरिमा की बंधुता, राष्ट्र की एकता की बंधुता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता हमें अपने लोगों के लिए स्थापित करनी होगी। राज्य भी कोशिश करे और लोग भी कोशिश करें और दोनों एक दूसरे की गरिमा बना के रखें, राष्ट्र की यूनिटी को बरकरार रखें, टुकड़े होने की बातें ना करें, तो ही देश की अखंडता सुनिश्चित की जा सकती है। तभी जो संविधान सभा में कल्पना थी, जो संविधान की प्रस्तावना में कल्पना थी, वो कल्पना साकार होगी। ये बात क्लियर है। आगे बढ़े। अब देखो, तो क्लियर हो गया, हम भारत के लोग, हम भारत को संपूर्ण संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। बनाने के लिए क्या क्या करेंगे? उसमें स्वतंत्रता, बंधुता, इन सारी प्रॉपर्टी को लाएंगे, देश के अंदर लागू करेंगे और किसी के साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो दृढ़ संकल्पित होकर आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत्तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, क्लियर है? आगे बढ़ें। अब देखो, अब बात आती है प्रस्तावना में संशोधन की, क्योंकि प्रस्तावना में संशोधन के लिए आपको अगर बहुत डीपली समझना है तो आप या तो एक क्लास है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने ली थी, उसमें हमने 2 आर्टिकल की लड़ाइयां बताई थी। एक था आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। क्लियर है? आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 तो जाकर के देख लें। अदरवाइज जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी पढ़ाएंगे, जब संविधान संशोधन ही पढ़ाएंगे तब जाकर के बहुमत वगैरह सारी चीजें बताएंगी। क्लियर है? लड़ाई क्या थी, कहां से चालू होती है? शंकरी प्रसाद से चालू होती है। बात समझ में आ रही है? शंकरी प्रसाद, फिर गोलकनाथ, बेरुवाड़ी और फिर जाकर के केशवानंद भारती में एक रिजल्ट निकल के आता है। तो बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ 1960 का केस है ये। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संशोधन के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को, कैसे प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में नकारते हुए संशोधन से मना कर दिया। यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो प्रस्तावना है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट ही नहीं है, वो संविधान का पार्ट नहीं है और आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ये बात किससे बोली जाती है? पार्लियामेंट से। क्लियर है? अब आप लोग तो जानते ही हो कि जुडिशियल रिव्यू की पावर भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। अपनी बात पे टिका तो रहा नहीं जाता, दिक्कतें हमें बढ़ा दी, पढ़ते रहो, संशोधन ही करते रहेंगे, है ना? संशोधन करेंगे, जुडिशियल रिव्यू दिखाता रहेगा, कोई दिक्कत? तब लोग बोलते आप अपनी बात पे नहीं टिके हो, है ना? एक दूसरे को बोलते हो ना, यार यहाँ सर्वोच्च न्यायालय नहीं टिक रहा। क्या नहीं टिक रहा? सर्वोच्च न्यायालय नहीं टिक रहा। आगे देखो, फिर यही बात उठी बाद में और केशवानंद भारती बनाम केरला का जो कॉन्ट्राडिक्ट आया 1973 में, उसमें क्या कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से पलट गया, जज्बात पलट दिए, यहाँ पे हालात पलट दिए, सब कुछ पलट गया। और क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान का भाग बताते हुए
पहले बोल रहा है बेरुबारी में कि संविधान का पार्ट ही नहीं है, आप संशोधन कर ही नहीं सकते। दूसरे में क्या बोल रहा है कि संविधान का भाग है और संशोधन करने के लिए सहमति भी दे दी, लेकिन मूल ढांचे में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, बेसिक स्ट्रक्चर अगर उस पर आंच आई तो आप उस पर संशोधन नहीं कर सकते, अदरवाइज खूब करो। इसी वजह से 42वां जो संविधान संशोधन आया था 1976 का, वहां से समाजवादी वर्ड उठाकर लोगों ने तुरंत ऐड कर दिया था प्रस्तावना में। समाजवादी भी ऐड हुआ था, पंथ निरपेक्ष भी ऐड हुआ था। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो ये दोनों केस आपको याद रखने हैं। तो एक बार ओवरऑल ओवरव्यू देख लो, क्या मुद्दा है, मेन मुद्दे की बात देखना। मुद्दे की बात ये है कि हम क्या करेंगे, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक, भारत को एक, यही है, क्या बनाएंगे, संप्रभु, संपूर्ण संप्रभु। क्लियर है? दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा गणतंत्रात्मक, पांचवा गणराज्य। क्लियर है? गणराज्य बनाएंगे। तो ये तो हमारे उद्देश्य थे। अब इनके लिए आकांक्षाएं थी, हमें स्वतंत्रता चाहिए, बंधुता, न्याय, है ना। तो उन्हें भी आपको ध्यान देना है, फोकस करना है। आई होप कि सारी बातें क्लियर हुई होंगी। बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ थोड़ा सा, तो सॉरी फॉर दैट। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।